प्लीज अपना माइक बंद रखिए। आई होप मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है सबको। मैं जल्दी से लॉग इन करता हूँ। आज हम प्राइसिंग का सारा कंप्लीट करेंगे, मतलब थियोरेटिकली पार्ट। फिर कल से पर सर कॉन्फ़िगर। वो सर्वर इशू देखने वाले थे ना आज। अरे हाँ, सर्वर इशू देखना है। ओके, ठीक है। एक काम करते फिर। मुझे अभी किस किस को, मुझे ये पूछना था एक्चुअली। परसों जो मैंने मैसेज लिखा था कि किस किस को, पहली बात तो एबैप डंप आ रहा है और क्या एबैप डंप आ रहा है, मैं वो नोट डाउन करता हूँ। और फिर आई विल रीच आउट टू दी, वो जो भी वो है ना, सर्वर का ओनर, वो तो एक एक करके दिखा दो। मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर मुझे आ रहा है रन टाइम एरर का, एवेप का रन टाइम एरर। दिखाओ मुझे। ओके, आई एम सो यू सर, जस्ट मोमेंट। मैंने और लॉगिन कर। दिखाने के साथ साथ उसका एक स्क्रीनशॉट लेके चैट पे डाल दो, इसी टीम्स के चैट पे ही चलेगा। ओके, वो मैंने ऑलरेडी उनका एक्चुअली वो उनका व्हाट्स बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमारा साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सारा फिक्स कर दिया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। ठीक है सर, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग से ही है। हम लोगों ने बहुत बार इसके लिए नोटिफिकेशन किया है। अम, मैंने भी ग्रुप में डाला हूँ, करीब 20 डेज से मैं भी डाल रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इवन पढ़ने पढ़ने सर ने मुझे पार्थ का भी नंबर दिया था। मैंने डायरेक्ट पार्थ से भी लास्ट वीक में मैंने मैसेज किया। वो उन्होंने मत बोला कि कीजिए। उन्होंने आपको, वो इतने नाराज थे, पता नहीं क्या आपका डिस्कशन हुआ उनके साथ, क्या हुआ टू बी प्रिसाइज। वो मुझे एक्चुअली गालियां देने लग गए थे। नहीं, एक्चुअली मेरी नॉर्मल बात हुई है सर। मुझे व्हाट्सएप पे उनका मैसेज भी है, और मैंने क्या क्या रिकॉर्डिंग भेजा है वो भी है। एक्स्ट्रा मेरी कोई भी कन्वर्सेशन उनसे नहीं हुई है। मैंने बस लिख के रिक्वेस्ट किया है उनसे कि सर हम लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं। अगर हमारे साथ ये एरर आएगा तो हम लोग आगे प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? इसको वो प्लीज मुझे कृपया कर। उन्होंने मुझे कॉल करके सिर्फ गालियां सुनाई हैं। ये देखिए सर, ये एरर आ रहा है। एक मिनट, अब एक काम करो, मैंने यस। लॉगिन किया नहीं है, तो मेरा ओके। आईडी और यूजर नेम लेके लॉगिन करो। ओके। उनका ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, ये भी कहना है कि भाई अगर एक नहीं चल रहा है तो दूसरा यूज करो। तो मेरे इसमें चल रहा है कि नहीं अभी, एक बार वो देखो ट्राई करके। ओके। ओके। मैं एक मिनट। ये दे रहा हूँ क्रेडेंशियल। ठीक है। मैं इसको सर्वर लॉग आउट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट। क्योंकि मैंने अभी तक एटलीस्ट मेरे सर्वर में तो कोई इशू देखा नहीं। पर हाँ, वही है कि आई एम नॉट द वन हु इज प्रैक्टिसिंग ना। इट्स अ, एक मैंने मिनट। आपका यूज करके देखा, पर आपका दो तीन काम फील्ड ओपन नहीं होती यहाँ पे। क्या क्या क्या? आपका सर्वर मैंने यूज करके देखा था, हम्म। पर वो दो तीन स्टूडेंट यूज कर रहे, तो जब हम जिस फील्ड को ओपन करने जाते हैं तभी वही हम्म। फील्ड ओपन करके रखी होती है, तो इसी वजह से उसका भी मैं इलाज बताता हूँ। तीन लोग ओपन करते हैं तब इतना उसका स्लो भी चलता है। उसका भी मैं नहीं, एक उसके बाद का ये बताता हूँ। इतना स्लो चलता है वो।
इसमें भी सेम एरर है सर। सेम एरर है, इसका मुझे स्क्रीनशॉट दो, ग्रुप पे डालो। ओके सर। और मैं अभी मेरा लॉगिन कर दूं सर, मुझे हाँ भी एरर है। दिखाइए। यही सेम एरर है क्या? अगर ये सेम एरर है तो शॉर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट अगर सेम आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं, तो मतलब सेम हाँ एबेप बेसिकली पे सेम एरर ही है। है। हाँ। जो शॉर्ट टेक्स्ट दिखा दो फिर। एक्चुअली पढ़ना ये इसका क्या कहते हैं, प्रतीक का भी सेम एरर है सर। वो कब करने कौन सा कॉन्फ़िग या कौन क्या करने पे आता है वो? ओके, इसका एक जब वीडियो रिकॉर्डिंग है बिजनेस पार्टनर बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज क्रिएशन में सर। मुझे असाइनिंग प्रतीक दिखाओ। ठीक है, मैं शेयर स्टॉप कर कर दूं रहा हूँ। स्क्रीन। हाँ हाँ। हाँ। और रवि अपना ये भी डाल दो, कौन सा यूजर है ये, मैं अपना भी यूजर इसमें ऐड कर दूंगा। तुम्हारा जो भी यूजर है सेम ना। एरर है सर। क्या क्या किया, एक बार फिर से दिखाओ, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, मैं चैट देख रहा था, एक बार फिर से करो। पीपी रन किया खाली? नहीं, पॉज एप्लीकेशन। ये एरर पिछले उसी उसी 20 पाथ पे, दिन से आ मतलब रहा है। आई थिंक इसी पाथ पे सबको एरर आ रहा है, और किसी को एरर आ रहा है यही सेम, या कोई हाँ सर, और मुझे दूसरा भी एरर? आ रहा है। सेम एरर? हाँ सेम एरर सर। ठीक है, मुझे अपना यूजर नेम डाल के दे दो, चैट में ही डालो सब, जिन जिन को कोई दूसरा एरर आ रहा है तो वो दिखाओ अब मुझे। ये देख लिया, अगर सेम एरर आ रहा है तो अपना यूजर आईडी यहाँ पे डाल दो चैट में। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो सर, रवि। मैं भी अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड हाँ हाँ, चैट में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पासवर्ड भी नहीं, खाली खाली यूजर नेम डाल दो चलो। ओके। मैं अगेन पूछ रहा हूँ, किसी और को कोई और एरर आ रहा है क्या एबैप एरर प्रैक्टिस करते वक्त इसके अलावा? स्नेहल यू आर इन द कॉल। कोई एरर आ रहा है एबैप एरर आपको प्रैक्टिस करते वक्त? सर मुझे आया था तो दैट टाइम मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था सर। अभी आ रहा है क्या प्रैक्टिस करते वक्त? अभी मुझे 2-3 दिन हुआ तो नहीं आया मुझे एरर। अभी सब सही चल रहा है आपका? हाँ सर, लेकिन बीच बीच में जो है ना, मैंने जो एरर अभी डाली थी ना ग्रुप में, वही सेम एरर मुझे 3 दिन के पहले आया था सर। क्या क्या एरर था वो, रन टाइम एरर? हाँ, रन क्या टाइम ही क्या एरर था। उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हो चैट में? डाली हूँ सर, अपने ग्रुप में ही है। कहाँ पे? एक मिनट। सर ये कौन सी बात ओपन की थी वो एरर है? ये SIMG का पाथ में देख रहा हूँ, जहाँ पे नंबर रेंज क्रिएशन एंड असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस पार्टनर का। ओके। मैंने और एक यूजर आईडी चेक कर किया था, उसमें भी ऐसा ही एरर था। सेम एरर? हाँ, सेम एरर चलेगा, सेम एरर छोड़ मनीष दो, कोई दूसरा मनीष का था वो। दूसरा सेम एरर एरर था। कोई था क्या? दूसरा एरर कोई था क्या? सेम एरर। ओके। सर ये एरर आया था मुझे, देखो तो थोड़ा। ये तो
उनका सर्वर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम होगा या सर्वर डाउन होगा, ये उसका एरर है। ये तभी आता है, ये और उसके पहले भी 4-5 सर जो घंटे ABAP था एरर था। ये एरर तभी आता है जो अभी ग्रुप पे डाला गया है, वो तभी आता है जब आपका सर्वर डाउन होता है। तो सर्वर डाउन मतलब ये ये दिस इज नॉट सम टेक्निकल एरर, ये नॉर्मल सर्वर एरर है, सर्वर डाउन का एरर है। तो उसका बस सर्वर उनको या तो रिफ्रेश करके ऑन करना होता है, या जो भी इशू आ रहा है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वैसे इश्यूज की वजह से ये वाला एरर आता है। ऐसा कोई एबैप टेक्निकल एरर और किसी को आ रहा है, कोई और इसके अलावा जो भी चैट पे डाला गया है? श्रीकांत, तुम्हें कुछ एरर है? खुल के बात करो ये, क्योंकि मैं आखिरी बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सुनने को मिला सैटरडे को। मैं उसको अब देखता हूँ, मैं वो सर्वर वेंडर को। यस रोहित। सर आज फिर मतलब क्लास होगी या फिर इसी टॉपिक पे मतलब चर्चा है फिर आज? अगर अभी और किसी को ये नहीं है तो फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। मुझे लगा बहुत एरर्स है वेब के। वन फाइनल टाइम, किसी को कोई और एरर है वेब का? ओके, आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एरर एज फाइनल, और मैं ये लेके जाता हूँ उसके पास। बाकी सर्वर चेंज करना है नहीं करना है, फिर उसके बाद एबोर वाले डिसीजन लेंगे। अगर मैंने बात करने के बाद भी अगर ये इशू फिर से रिपीट हो रहा है तो फिर आप भी बोल ही देना सर्वर चेंज करने का। मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरा मेरा उन्होंने मूड ही खराब कर दिया है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप अभी बोल दो। पर खैर दैट और इज नॉट द राइट वे टू डू। मैं ये सर रेस क्या है करता हूँ, कि लेट्स सी। सर सर मैं एक सर्वर काम स्लो करता हूँ, आप इतने जब देर में सर्वर आप जब तक क्लास ले रहे हैं मैं एक काम करता हूँ, जितना आईडी पासवर्ड ग्रुप में डाला हुआ है हम्म मैं सबको एक बार ओपन करके चेक कर लेता हूँ। दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि बहुत लोग इसमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको एरर आ रहा है तो बाद में सेपरेटली मुझसे या प्रतीक से कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि ये एरर आ रहा है, हम क्या करें। लेकिन अभी कोई नहीं बोल रहा है देखो रवि, मुझे। मतलब अगर आपको आपको आपके पास टाइम है और आपका इच्छा है तो आप करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट दिस इज नॉट योर जॉब। या लोगों का अब सर्वर प्रैक्टिस स्लो करना मैं इज समझ नॉट सकता योर हूँ सर। जॉब। ठीक है, तो अगर या, आपको करना है तो प्लीज कीजिए, आई विल नॉट स्टॉप यू। बट हाँ, लेकिन सर सर्वर दिस शुड बी द फाइनल डिस्कशन अबाउट सर्वर और सर्वर के एरर्स। इसके बाद अब या तो इनको पूरा फिक्स करना है, और ये दो एरर्स अगर फिक्स हो गए तो मैं समझ लूंगा कि सारा इशू फिक्स हो चुका है, एटलीस्ट अभी तक जितना मैंने पढ़ा है। और सर, इसके अलावा और कोई ए- दूसरा एरर नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है कि शायद से अब ठीक है इस एरर को छोड़ के। इस एरर के बारे इस में इससे पहले बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते समय वो एरर आ रहा था, वो बंद हो गया। अब नंबर रेंज में एरर आ रहा है, वो वो शायद सॉल्व से करते हैं। अपडेट करके पर फिक्स हो गया, हाँ, पर ये और ये एरर फिक्स दूसरी, नहीं हो पाया। ये ऐसा 6-7 बार हुआ है। हम्म। हाँ ठीक और है, इसको तो मैंने मैं उनको हाईलाइट भी करूंगा ही। बोला कि सर्वर यस सर्वर वालों को ही चेंज कर दो। हम्म और मैं ये सेम एरर मेरे एक दोस्त एवेपर है उसको दिखाया, तो बोला हम्म। कि डेमो सर्वर में ये बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होता। ये तो सबको मतलब ये तो होता ही है, हर हर सर्वर में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, और एक जल्दी बार सॉल्व भी आया नहीं होते। तो जल्दी सॉल्व नहीं होता। और नहीं होता। ऑलरेडी 40 दिन खत्म हो गए, सिर्फ 50 दिन बच गए सर्वर के। और 40 दिन में 4 बार भी प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं हुआ। सिर्फ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट इतना ही कर पा रहे। आणि सर्व्हर स्लो पण खूप आहे सर, खूप म्हणजे आणि खूप लेंदी टाइम घेतो. आणि इतका सर्व्हर स्लो आहे, म्हणजे मी वापरला होता ना, आपला जुना अँड्रॉइड मोबाईल असतो तसा सर्व्हर स्लो चालतो. हा सर, खूप जास्त टाइम घेतो. म्हणजे आपण एक एक कॉन्फिगरेशनला आपल्याला बराच वेळ घेतो तो. ठीक है, मैं ये रेस करता हूँ। ओके, तो फिर लेट्स एंड दिस डिस्कशन फॉर नाउ, और हम अपना जो टॉपिक है पड़ा हुआ पेंडिंग, उसको हम कंप्लीट करते हैं।
आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं पूरा प्राइस का थियरी और जो जनरल लुक एंड फील हम देख रहे थे वो। मैं फिर से अब रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ, प्लीज अपना माइक म्यूट रखो। सर ये सर्वर के बारे में जो मैनेजमेंट टीम ने फ्राइडे को कहा था ना कि हम कल सर्वर प्रोवाइड करेंगे नया वाला, कल रात तक आपको एक्सेस मिल जाएगा, अभी तक उनका वही चल रहा है। उनका एक्चुअली उन्होंने ये सर्वर चेंज करने का प्रोसेस शुरू किया था, बट सैटरडे को कुछ उनका डिस्कशन हुआ शायद से जो ये करंट सर्वर का जो ओनर है उनके साथ, और मुझे अचानक से कॉल आता है दोपहर को एंड गालियां देना शुरू कर देता है वो सर्वर वाला आदमी। उसका ये वो कहना है सर्वर कि वाला है ना सर? आपके मैंने उसका स्टूडेंट्स उसका ये कहना है कि आपके स्टूडेंट्स मुझे बार बार कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, और बहुत गंदा गंदा गाली देना शुरू कर दिया था। मैंने उसको वहीं पे रोका, डिस्कशन टर्मिनेट कर दिया उसके साथ। उसको बोला कि मैं देखता हूँ मंडे को क्या एरर आ रहा है और लिस्ट कंपाइल करके मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डिस्कशन अभी लिया। सर अब तो असा बोलतो सर जसा आपको गाली पुढचा मिल रहा म्हणजे है वो? एकदम तुच्छ माणूस असल्यासारखं बोलतो तो, हाँ कारण मी हाँ त्याचा स्क्रीनशॉट एग्जैक्ट बघितलाय त्याचा. एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसी हा. बात किया उसने। पण तो सर 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 हे आपको त्यांचं गाली आरबो दे वाला रहा है है? तो सर असा बोलतो, त्याला कळत पर नाही आपका तो का, कोई मग क्वालिटी नहीं दुसरा है ना, सर्वर आपको द्या क्यों गाली त्याला. दे रहा है वो? हे अशी क्या बोलायची पद्धत नाही. आपको तो मतलब गाली दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं ना, आप ये कंप्लेन सर, कीजिए उसके ये नाम सर पे। सर ये इलीगल है, ये सब ऐसे नहीं कर इलीगल है, सकता कोई। गलत है ना। तो एक तो ठीक हम है उसको आप लोग तो उसको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देने के बाद जो वो अपना सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है, तो आप उल्टा हम भी को आप लोगों को सुना रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। आप तो उसके नाम वो आणि लीजिए। सर एक हे मिनट सर त्यांची एक मे, मिनट एक फर्स्टच मिनट बॅच आप आहे. आप सर आप प्लीज। मेरा यही कहना है कि आप इसी बात पे जोर दीजिए कि सर्वर चेंज कर दो. वो फिर आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूंगा, मैं बस फीडबैक दूंगा। उस फीडबैक सारे के लोग हिसाब से ग्रुप में डाल दो कि भाई सर्वर चेंज करने का, सारा डाल देना सब लोग। सब डाल दो और सब सपोर्ट कर दो फिर. हॅलो ठीक है, सर. ये सब बाद में करना। अभी अभी ये सर्वर का इशू इज सेकेंडरी, फर्स्ट फोकस ऑन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो ये बाद हॅलो में सर. पण दिन मिलेगा आपको। ही त्यांची एसएपीची फर्स्टच बॅच आहे माहिती, म्हणजे जसं त्यांनी जर हा गलत इम्पॅक्ट म्हणजे स्टार्टिंगला स्टार्ट केलं तर मग नेक्स्ट पण याचा इम्पॅक्ट जातो ना, तर त्यांनी सपोर्ट करायलाच पाहिजे सर. ठीक आहे, तुम्ही बोला ना, मी हा तुम्हाला म्हणजे हे थांबवत मी नाही. नाही तो म्हणजे सर्वर गो मला अहेड. सपोर्ट मी करण्यासारखा तुम्हाला नाहीये. अनुसरून बोलत आहे, म्हणजे त्यांनी असं नाही बिहेव करायला पाहिजे होतं. कारण स्टुडंट हे फक्त इथे नॉलेज घ्यायसाठी आले आहे आणि सरांचा तिथे फक्त रोल हा आहे की ते तुम्ही तिथे आम्हाला गाईड करत आहे, नॉलेज देत आहे, पण त्याच्यामध्ये तुमची चुकी नसताना त्यांनी म्हणजे असं मिसबिहेव नाही करायला पाहिजे, मला हे ठीक है म्हणायचं. ठीक है ठीक है ठीक है, राहू द्या त्याला, वो साइड में रखो। अब वो जो हो गया, मैं देखता हूँ बाकी। ठीक, हम ओके सर, एट क्लासेस दस स्टार्ट कीजिए। पैरेलली नया सर्वर का शुरुआत कर देते हैं। आप डाल देना सेशन के बाद, या अभी मत डालना प्लीज, अभी पढ़ने का टाइम है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर. कोई अभी कॉन्फिडेंट है एसएपी एसडी में, पूरा सब्जेक्ट जिसको ऑलरेडी आता हो या एक आइडिया हो, कोई इंटरव्यू देना चाहता है? एक मेरे पास ओपनिंग है, हाँ सर, मैं मेरा देना एक। चाहूँगा। ठीक है, मुझे आप अपना रेज्यूमे भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं वो ठीक है, एचआर को फॉरवर्ड करूंगा। बट हाँ, उससे पहले उसका सर एक शर्त, आप ये कापी ले लो, शर्त उससे पहले मेरा इंटरव्यू। शर्त ये है, मैं लूंगा, इफ यू वांट मैं लूंगा, बट उससे पहले शर्त ये है कि आपको रीलोकेट होना पड़ेगा गुड़गांव में। मैंने कोई ये दिक्कत नहीं सर। मैंने ये स्नेहल को भी बोला था कल, ओके, उन्होंने किसी डाउट के लिए मुझे कॉल किया था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी नोएडा ही रहता हूँ, गुड़गांव पास में ही मेरे। सर हाँ मैं भी देना चाहूंगा इंटरव्यू ना. मैं भी अपना रिज्यूम शेयर करता हूँ अपने. ठीक है, अब शेयर कीजिए। ठीक है. ओके, तो हम कहाँ पे थे? VOK0 प्राइसिंग प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे हम। लेट्स क्विकली गो टू प्राइसिंग प्रोसीजर, और प्राइसिंग प्रोसीजर के फील्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। क्या था इसका, कोई बता सकता है कि प्राइसिंग प्रोसीजर एसएपी का स्टैंडर्ड क्या है? किसी को कोई याद? RBAA01। यस,
RVA01 सेलेक्ट, प्रोसीजर में कंट्रोल डेटा में जाऊंगा। कंट्रोल डेटा में हमने ये वाले फील्ड्स देख लिए थे। मैंडेटरी मैनुअल देख लिया था, रिक्वायर्ड देख लिया था विच इज मैंडेटरी। फिर हमने स्टैटिस्टिकल की भी बात की थी कि अगर अकाउंटिंग में आपको पोस्ट नहीं करना है, आपको जस्ट टू शो कि क्या वैल्यू है विदाउट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग, कस्टमर को अगर पैसे नहीं पे करवाने हैं तो हम स्टैटिस्टिकल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद है रेलेवेंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन। अब ये एग्जैक्टली क्या है रेलेवेंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन? अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या है, कि कोई आइडिया किसी को? अकाउंट डिटर्मिनेशन जब हम सर एंट्री अपनी एफआई एंट्री जब जाती है तो उस एफआई समय क्या एंट्री क्या होता है? एफआई एंट्री सर एक तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज को बोलते हैं। कस्टमर अकाउंटिंग अपना एंट्री क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्री सर कस्टमर अपना, अगर हम किसी कस्टमर को कोई भी मटेरियल सेल कर रहे हैं तो होता क्या है कि कस्टमर हमको पैसा पे करेगा और हम उसको मटेरियल दे रहे हैं, तो उसके लेजर में फिर सर एक एंट्री हिट होती है, तो क्रेडिट हो जाएगा ये कस्टमर। अब ये लेजर क्या है, एकदम एकदम रॉ भाषा में आप बोलो कि अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या है, या अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है? किसी ने अगर कुछ कॉमर्स पढ़ा हो तो कोई समझा सर पाए? हिसाब मतलब कि हिसाब किताब रखना पैसों का लेन देन का। सर एग्जैक्टली डेबिट एंड क्रेडिट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ही सिंपल हिसाब किताब रखना। अगर आई होप सबको समझ में आए कि हिसाब किताब क्या होता है। क्या होता है कि जब हमारा जो O2C साइकिल है, ओटीसी साइकिल में सबसे आखिरी प्रोसेस होती है क्रिएशन ऑफ अ बिलिंग डॉक्यूमेंट, जो अभी तक हमने कवर नहीं किया बट इवेंचुअली करेंगे। तो जब वो बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तो उसका जो कॉस्ट, जो खर्चा कस्टमर पे कर रहा है या हम किसी को पे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा कस्टमर ही हमें पे कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, हम भी कस्टमर को पे कर रहे हैं, या किसी वेंडर से हम सामान मंगा रहे हैं तो उसको पेमेंट करना है, या ट्रांसपोर्ट, आपका कोई गुड्स सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको देना है। तो ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं, कई सारे इनकम, कई सारे कॉस्ट सोर्सेस होते हैं, कई सारे इनकम सोर्सेस होते हैं। इनकम सोर्सेस मतलब पैसा हमारे पास आना, कॉस्ट सोर्सेस मतलब हमारे से पैसे जाना बाहर कहीं किसी के पास, या हम पेमेंट करने को हम कॉस्ट यूजुअली बोलते हैं। तो उन सब को, ये बेसिकली एफआई से इंटीग्रेटेड है ये वाला फंक्शन, और इसके आगे भी एक और ऑप्शन है। ये दोनों से इंटीग्रेटेड होते हैं और ये आवाज आपकी सर प्रॉब्लम कर रही है। नहीं सर अभी सही नहीं आ रही। आवाज नहीं कट रही है सर आपकी। अभी भी नहीं आ रही। नहीं अभी भी सर ढंग से नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है अभी। अभी भी नहीं आ रही? अब सही आ रही है। ओके, हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि रेलेवेंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो अब ये जो भी हम कंडीशन टाइप यहाँ पे देखते हैं, ये जो भी कंडीशन टाइप है, ये कुछ ना कुछ लेन देन डिस्क्राइब करते हैं, कोई ना कोई कॉस्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हम प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली हम किसी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक यहाँ पे कंडीशन, जो कंडीशन टाइप है, रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रतीक?
लेट मी जस्ट चेक। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो हर एक कंडीशन टाइप को अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री में ऐड करना है, तो जिसको अकाउंटिंग एंट्री में ऐड करना है और उसको रेलेवेंट करना है कि ये ऐड हो जाए और अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि कंपनी का मेन गोल होता है किसी भी कंपनी का, वहां पे रिफ्लेक्ट हो, तब जाके हम उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को रेलेवेंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन करते हैं। अब ये एग्जैक्टली अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या है, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक आएगा आगे, जब हम बिलिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तब हम इसका अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या होता है और ये जो फीचर्स है वो कैसे इंटीग्रेट होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये तब हम देखेंगे। क्योंकि हम अभी भी हम सेल्स डॉक्यूमेंट के डिस्कशन में है, उस लेवल पे है, तो अभी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंट। यहाँ पे देख रहे हो प्रिंट टाइप। प्रिंट टाइप समझने के लिए वैसे तो अगेन ये भी एक अलग टॉपिक है, बट क्विकली हम देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, VA03 में वापस गया। लेट मी ओपन एन ऑर्डर। आई होप इसका प्रिंट कॉन्फ़िगर्ड हो। लेट्स सी। मैं यूजुअली अभी तक जो भी ऑपरेशन किया है मैंने ये वाला बटन दबाया है, पर इस बार अब मैं ये बटन दबा रहा हूँ, डिस्प्ले आउटपुट रिक्वेस्ट। मैंने दबाया और लेट मी जस्ट ऐड ओवर हियर, select output type. Output type is not configured for this. एक मिनट, इसको कॉन्फ़िगर ही करना पड़ेगा, शायद इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। जब आउटपुट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम और ढंग से आपको पता लगेगा। क्या होता है कि ये जो भी कंडीशन टाइप है, यहाँ पे ये जो भी कंडीशन टाइप है, अब इस पर्टिकुलर जो कॉलम है, पहली बात क्या बताता है ये हमें ये बताता है या ये फंक्शनैलिटी देता है कि जो भी कंडीशन टाइप हमने यहाँ पे ऐड की है वो हमें बिल में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। बिल में अगर दिखेगा तो कैसे दिखेगा? क्या वो ग्रैंड टोटल वाला जो सेक्शन होता है, जो कि एकदम नीचे वाला हिस्सा होता है, क्या वो वहां पे दिखेगा, या वो बिल के कौन से हिस्से में, कौन से एरिया में ये पर्टिकुलर कंडीशन टाइप दिखेगा? अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। एम्प्टी रखा, इट इज नॉट प्रिंटेड एट ऑल, मतलब बिल में आएगा ही नहीं। ए रखा तो ग्रैंड टोटल में इसका प्रिंट होगा। और ऐसे कई सारे ऑप्शंस है, अगर आप नीचे देखोगे तो एट आइटम लेवल मतलब अगर आपने एक बिल देखा हो, बिल में मेनली जब हम बिल को देखते हैं तो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बिल खोल के दिखाता हूँ, शायद उससे और क्लियर हो। लेट मी ओपन इट। क्या ये सेक्शन आपको दिख रहा है सबको? ये एक तरीके का आउटपुट है। क्या हो गया, एक मिनट। क्या ये दिख रहा है, ये पर्टिकुलर स्क्रीन कंफर्म कर सकते हो? यस यस सर। तो एक ये बहुत ही सिंपल बिल डिजाइन किया है किसी ने। तो जब अगर आप खाली इतना देखोगे तो इसके दो मेन हिस्से हैं। एक है ये वाला पार्ट, मतलब ये जो लाइन है उसके नीचे वाला पार्ट।
अब ये वाले पार्ट को यूजुअली कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे आपका टोटल टैक्स कितना आया, टोटल सरचार्जेस कितने आए, टोटल फ्रेट कॉस्ट कितना आया, और फिर ग्रैंड टोटल लिख के यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल दिखता है। और ये जो दो चीज आप देख रहे हो, ये एवरी लाइन आइटम का प्राइस है। लाइन आइटम के बेसिस पे प्राइस यहाँ पे सेट होता है, ये दो लाइन आइटम के बेसिस पे सेट होता है। और हेडर लेवल, एसएपी के टर्मिनोलॉजी में हम इसको हेडर लेवल का सेटअप बोलते हैं। हेडर लेवल का सेटअप इधर होता है, ये जनरल सेटअप है किसी भी बिल का। तो ये जो प्रिंट टाइप का जो सेटिंग है, वो हमें यही फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी कंडीशन टाइप की वैल्यू कहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है या कहाँ पे ऐड करना है। एक्स दिखाए, अगर एक्स यहाँ पे काफी सारे एक्स भी मार्क्ड है, तो इसका क्या मतलब है, प्रिंटिंग एट आइटम लेवल। कोई ओल्ड लॉजिक है, उसके हिसाब से वो ये कंडीशन टाइप की वैल्यू आपको इन पर्टिकुलर सेक्शंस में रिप्रेजेंट होगी। यहाँ पे कंडीशन टाइप की वैल्यू आ जाएगी और कंडीशन टाइप लिख के आ जाएगा, उसका नाम लिख के आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिख के आ जाएगा, और उसकी फिर वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो लिख के आ जाएगी। तो ये बेसिकली फीचर आपको हेल्प करता है कि कैसे आपको बिल में कौन सी वैल्यू कैसे सेटअप करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल बिल में कैसे दिखाना है आपको कोई भी कंडीशन टाइप, उसका सेटअप करना। सब टोटल यूजुअली एक टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, सब टोटलिंग के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी बात किया कि 10 अलग अलग कंडीशन टाइप है, सेम ही अगर मान लो 10 अलग अलग डिस्काउंट्स दिया है या 10 अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हुए हैं, तो रेदर देन सबको एक साथ में लेके आऊं, सबको एक साथ में एनालिसिस करूं, इससे अच्छा ये है कि हर एक सेक्शन का मैं एक सब टोटल बना दूं और उसको टेम्पररी बेसिस के लिए टोटल कैलकुलेट करके रख दूं, और फिर उस टोटल को मैं बाद में फिर ग्रैंड टोटल में ऐड कर दूं। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन यूज होता है। अगर इसके हम ऑप्शंस देखेंगे तो क्या क्या है, लेट्स सी। अब ये जो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करने की बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली में कैसे होता है, तो एसएपी ने हमें ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैरी ओवर वैल्यू टू KOMP KZWI4। अब ये KZWI4 और KOMP क्या है, KOMP इज द टेबल नेम और KZWI4 इज द फील्ड नेम। लेट्स सी। और ये KOMP क्या है वो भी आपको पता लगेगा, SE16 टेबल नेम, KOMP is a structure. Let me just check why it is a structure. SE11 ये एक थोड़ा एडवांस तरीका है एनालिसिस करने का। तो ये एक तरीके से एडवांस तरीका है एनालिसिस करने का। तो अगर आपको याद होगा कि कोई भी आप किसी भी फील्ड में जाके उसके F1 डाल के, मैं आपको काफी टाइम से बता रहा था कि आप उसका टेबल नेम ढूंढ सकते हो। आप उसका टेबल नेम ढूंढ के आप SE16 में जाके यूज कर सकते हो। बट अगर आपको याद होगा कि एक ऐसा पर्टिकुलर चीज होता है जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका कोई टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर मल्टीपल टेबल कंपोनेंट से बनता है। तो ये पर्टिकुलर KOMP मल्टीपल कंपोनेंट से बना है, और ये सारे कंपोनेंट्स है। तो ये कंपोनेंट्स मिलके आपका KOMP बनता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्लांट का भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, प्राइस का भी नीचे होगा। लेट मी जस्ट चेक। टैक्स इंडिकेटर है, तो प्राइस के भी अलग 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 कंपोनेंट्स है। लेट मी जस्ट चेक और कोई है, हमें इसमें सर्च करना था KOMP KZWI5। लेट मी जस्ट चेक KZWI5 क्या है ये। KZWI5 ये क्या कर रहा है, कंडीशन सब टोटल कर रहा है। तो एक
एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है विच इज मेड अप ऑफ, एक ऐसा स्ट्रक्चर है KOMP विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टेबल्स के कंपोनेंट्स, और उसमें से एक कंपोनेंट है खाली कंडीशन सब टोटल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप अलग अलग एक साथ आप इतने कंडीशन सब टोटल जमा करके रख सकते हो, और फिर इन सब टोटल्स को आप आगे जाके मैनिपुलेट कर सकते हो, आगे जाकर आप इनको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ग्रैंड टोटल में यूज हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो मैं चंक्स में कैलकुलेट करके रखूंगा। तो एक पार्ट मेरा ये होगा, दूसरा पार्ट मेरा ये होगा, तीसरा पार्ट मेरा ये वाला होगा, मतलब KZWI 1 2 3, और फिर फाइनल टोटलिंग में मैं बस इनको ऐड कर दूंगा तीनों कंपोनेंट्स को फॉर माय ग्रैंड टोटल। तो SAP ने यहाँ पे हमें वो ही एक तरीके से ऑप्शन दिया है सब टोटलिंग का। इसका बहुत ज्यादा यूज मैंने तभी देखा है, इंडियन प्रोजेक्ट्स के कंटेक्स्ट में ही मैंने देखा है। अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करते हो तो इसका यूज बहुत ही कम मैंने देखा है। अभी जिस करंट प्रोजेक्ट में हूँ वहां पे बहुत, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स स्कीम्स है हमारे इंडियन प्रोजेक्ट्स में, इंडियन कंपनीज में, वहां पे सब टोटलिंग यूज होता है, पर नॉट मच इनटू फॉरेन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्राइसिंग स्कीम सिंपल होता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे इतने ज्यादा सारे कंडीशन टाइप्स नहीं होते। यूजुअली मैंने देखा है कि नॉट मोर देन 20 कंडीशन टाइप्स, नॉट मोर 10 to 20 is the average of the condition types that they are using. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट मैंने बार बार अलग अलग एरियाज में सेम ही एक्सप्लेनेशन मैंने रिक्वायरमेंट के बारे में दिया है। कोई स्पेशल कन्फिग करना हो, इसका स्टैंडर्ड बिहेवियर को चेंज करना हो, अपना खुद का लॉजिक कोई है तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंडीशन टाइप कब एक्टिवेट होना चाहिए, कोई स्पेशल सिनेरियो है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, जो कि ये जो भी बाकी सारे फील्ड्स है वो आपको नहीं दे रहे हैं वो ऑप्शन, तब आप जाकर रिक्वायरमेंट में जाते हो। ये हमने बहुत बार अलग अलग इसमें देखा है। फॉर एग्जाम्पल 2 आइटम विद प्राइसिंग कैसे देखना है, इसको सिलेक्ट करना है, और इसके 2 ऑप्शंस है। अगर आपको कोडिंग समझ में आती है यू गो विद दिस ऑप्शन, सोर्स टेक्स्ट मतलब इसका आपको पूरा कोडिंग मिल जाएगा, ये इसका कोडिंग है। और दूसरा ऑप्शन है अपना ये इंफॉर्मेशन, जो जनरल इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने इसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया हो तो यहाँ पे वो दिखता है। इफ आई क्लिक ओवर हियर तो मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन का, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का मुझे एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, और कहाँ पे यूज हो सकता है उसका भी एक डिस्क्रिप्शन है। तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल let's see what it does. This requirement is met if the document item category is relevant for pricing. तो बेसिकली कोई आइटम कैटेगरी इज रेलेवेंट फॉर प्राइसिंग, तभी जाके ये यूज होता है। मतलब अगर मैं फ्री गुड्स का कोई मटेरियल बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हम आइटम कैटेगरी में डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे प्राइसिंग का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, हम प्राइस लगाएंगे ही क्यों। तो इसलिए ऐसा कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फ़िगर करने के लिए ये हमें ऑप्शन देता है। इसके बारे में हम रूटीन्स के बारे में, एनहांसमेंट्स के बारे में एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हमें एटलीस्ट एक पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितने भी ये आपको रूटीन्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल SAP स्टैंडर्ड। लेट मी गो डाउन 555 तक, आई गेस दिस इज ऑल्सो एन SAP स्टैंडर्ड। एक बार मुझे देखने दो, दिस इज नॉट एन SAP स्टैंडर्ड। वाई? बिकॉज SAP अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि SAP स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो वन ऑफ द वे, ऑल्दो 100% सक्सेस नहीं है इसका, बट वन ऑफ द वे इज कि उसको आप सिलेक्ट करो और इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखने की कोशिश करो।
अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इसके लिए आपको कोड अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, जो कि एक बहुत ज्यादा एडवांस, मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस चीज बता रहा हूँ, जो कि 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स डाउन द लाइन जब आप SAP SD में काम करोगे तब आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ हमें कोडिंग एटलीस्ट लिखना नहीं आता तो समझ में तो आना चाहिए। हमें ये पता लगना चाहिए कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ऊपर ऊपर से क्या चेक कर रहा है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कुछ लोग कोडिंग से डरते हैं, मैं बोल दूं इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जितने जल्दी इसको सीख सको आपके आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ही इजी होता है। अभी जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ बाय द वे, दैट इज प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड और प्योर एनहेंसमेंट। मेरा और कोई काम नहीं है। मैं ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिखा रहा हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ एनहेंसमेंट है कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए किसी भी प्रोसेस को कोड से यूज करके, और बेहतर कैसे बनाए प्रोसेस को। तो ये पर्टिकुलर जो कॉलम है रूटीन्स का या रिक्वायरमेंट, एक ही चीज है रिक्वायरमेंट रूटीन, ये तब काम में आता है। अल्टरनेट कैलकुलेशन, ये 2 अल्टरनेट कैलकुलेशन करने के तरीके हमें दिए हैं। अब ये क्या है एग्जैक्टली, लेट्स सी। अगर मैं इसको F1 दबाऊं, अल्टरनेटिव रूटीन टू द स्टैंडर्ड सिस्टम दैट डिटरमाइंस अ कंडीशन। ये कह रहा है अल्टरनेट रूटीन टू द रूटीन इन द स्टैंडर्ड सिस्टम। मतलब ये 2 कॉलम्स SAP ने हमें इसलिए दिए है ताकि इसका भी एक अल्टरनेटिव कोडिंग का लॉजिक अगर आपको लगाना हो तब आप यहाँ पे भी और ज्यादा डिटेल में कोडिंग करके रख सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर आपने एक पर्टिकुलर कोडिंग आपने यहाँ पे किया, प्लस उसके साथ साथ भी अगर आपको इसको भी एनहांस करना है, इसको भी आपको अल्टरनेटिवली एनहांस करना है, तो ये पर्टिकुलर 2 कॉलम दिया। ये 2 कॉलम मैंने अभी तक 5 इयर्स के करियर में आज तक यूज नहीं किया, बट मेरे प्रोजेक्ट में कुछ कुछ जगह पे यूज होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे काम करने को इसमें चांस नहीं मिला। तो एक ये तरीका है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का एक अल्टरनेटिव कोड अगर आपको लिखना है तो ये 2 पर्टिकुलर कॉलम है। अब आते हैं यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम पे, विच इज connected to this particular relevant for account determination column is this। थोड़ा सा साइड करता हूं, अकाउंट की। अब ये जो अकाउंट डिटर्मिनेशन है, मतलब जो हमने अभी बात की इस पर्टिकुलर कॉलम को लेके, सेम ही चीज यहाँ पे वैलिड होती है। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ERL लिखा हुआ है, ERS लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है कि जब हम कोई भी कॉस्ट, कोई भी इनकम, जो मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीज बताई, इनकम, एक इनकम होता है और दूसरा हमें हमें कॉस्ट होता है। तो जो इनकम और जो कॉस्ट है वो अलग अलग अकाउंट्स में अगर आपको मेंटेन करके रखना है, मतलब PR00 एक पर्टिकुलर अकाउंट हमने बना रखा है फाइनेंस में, वहां पे जाके स्टोर होगा PR00 की वैल्यू, PB00 की वैल्यू एक सेम अकाउंट में जाके स्टोर होगा। ये पर्टिकुलर अकाउंट एक शायद से सिर्फ खाली कॉस्ट के लिए ये खाली प्राइस के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देखोगे ERL रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट इन द सेंस हमारे हमारे क्लाइंट के लिए रेवेन्यू हो जाता है। एक फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस बिकम्स अ कॉस्ट। तो सारे रेवेन्यू जनरेटिंग कंडीशन टाइप है वो एक जगह पे हमने मेंटेन किए। सारे सेल्स डिडक्शन के हमारे जो भी पैसे लग रहे हैं वो एक जगह पे हमने एक अकाउंट में हमने मेंटेन करके रखे हैं। तो अलग अलग अकाउंट्स बेसिकली हम बनाते हैं। ये बनाने का काम फाइनेंस का होता है, FI मॉड्यूल में आता है, ये हमारा काम नहीं होता है। बट एक बार जब ये बन जाता है और वो जब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने ERL बनाया है या ERS बनाया है या कोई भी बनाया है, तो उसका वो मीनिंग हमें समझाते हैं कि ERL कहाँ पे यूज करना है। तो वो समझ के हमें करेक्ट कंडीशन टाइप पे यहाँ पे असाइन करना है। अगर ये असाइन नहीं हुआ या ये असाइन नहीं किया तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप का या कोई भी किसी भी कंडीशन टाइप जिसका हम यहाँ पे
अकाउंट की नहीं रख रहे हैं, वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली कस्टमर उसके पैसे तो भरेगा, बट आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे एसएपी में। तो ये जो कॉलम है, ये आपका SDFI इंटरफेस में यूज होता है। लेट मी राइट दिस डाउन, SDFI। यहाँ पे इतना ये नहीं है, लेट मी जस्ट, ये पार्ट आता है SDFI इंटीग्रेशन। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, आपको सीधा पूछा जाएगा कि SD और FI कहाँ पे इंटीग्रेट होता है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये 16 कॉलम में से, ये जो हमने 16 कॉलम्स देख रहे हैं, ये इस कॉलम में से अकाउंट की का जो कॉलम है वहां पे इंटीग्रेट होता है। ये नहीं करोगे तो SD का ये पर्टिकुलर कंपोनेंट FI के साथ नहीं इंटीग्रेट हो पाएगा, और आपका रेवेन्यू कॉस्ट कुछ भी हो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। आपके बैलेंस शीट आई होप सब समझते हो, अकाउंटिंग आप एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, उसका कितना प्रॉफिट हुआ किस महीने में, कितने कॉस्ट हमने इनकर किए, कितना लॉस हमको हुआ अगर हुआ तो, उस सब का मेंटेनेंस अकाउंट की के वजह से एसएपी में होता है। और यहीं पे SDFI इंटीग्रेशन होता है। बहुत क्लासिक क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। मुझे हर इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। ये जो दो नए कॉलम्स आपको, ये जो दो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये SAP में जब S4 HANA इंट्रोड्यूस किया था तब तब ये दो कॉलम्स आए। आज तक SAP ने एक प्रोविजन दिया है, बट आज तक कंपनीज ने इसको यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब अभी माइग्रेशन फेज में है। सब पुराना ECC, मैक्सिमम कस्टमर जो S4 HANA यूज करता है वो ECC पे काम या तो कर चुका है या कर रहा है बहुत टाइम से, और वो S4 HANA में माइग्रेट होते हैं। तो जब माइग्रेट होते हैं तो ये दो ऑप्शन आपके पास हमेशा मिलेंगे, बट कभी यूज नहीं होगा। अब ये दो, अगर मैं आपको इसका एक मतलब ऊपर से अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि ये क्या है। सबसे पहला है एक्यूरल की। एक्यूरल की क्या होता है कि अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप में से कुछ कंडीशन टाइप के कॉस्ट आपको सेपरेट रखना है। क्यों सेपरेट रखना है? कि मान लो कि आगे जाकर हमें रिबेट देना पड़ सके। रिबेट मतलब कोई भी आपने टैक्स भरा हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने टैक्स भरा हो, गवर्नमेंट अगर उसको वापस आपको पे बैक कर रही है। क्यों? क्योंकि आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो फॉर एग्जांपल। तो वो जो वापस पैसा हमें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि एक गाड़ी मान लो खरीद ली, गाड़ी खरीदते वक्त हम 1% TCS देते हैं। 1% TCS वो रिबेटेबल होता है। मतलब अगर आप उसका इनकम टैक्स फाइल करोगे तो वो 1% चार्ज आपको जो गाड़ी पे लगाया गया है वो आपको गवर्नमेंट वापस दे देगी। तो उस केसेस में बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत रेयरली यूज होता है, बट उस केसेस में अगर आपको किसी कंडीशन टाइप की वैल्यू, ऐसा आपको अगर फील होता है कि ये फ्यूचर में रिबेटेबल कंडीशन टाइप है, इसकी वैल्यू हमें वापस मिल सकती है या कस्टमर को हमें वापस पे बैक करना पड़ सकता है रिबेट के तौर पे, तब जाके ये एक्यूरल्स का यूज होता है रिबेट्स के टाइम पे। और लास्ट है यहाँ पे एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल क्या है? एक्सेस लेवल ये बहुत ही लेटेस्ट कॉलम, एक्यूरल्स तो भी था थोड़े टाइम से, पर ये जो एक्सेस लेवल है ये बहुत ही लेटेस्ट, मतलब हार्डली 2-3 साल हुए इसको इंट्रोड्यूस कर हुए। तो ये एक कॉलम हार्डली 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ये हमें एक तरीके से पावर देता है कंसल्टेंट्स को। क्या होता है कई बार, क्योंकि हम प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम कंडीशन टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कंडीशन टाइप बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ कंडीशन टाइप, फॉर एग्जांपल कैसे कंडीशन टाइप, फॉर एग्जांपल टैक्स का ही ले लो।
गवर्नमेंट का अभी जो रिसेंट जीएसटी अपडेट हुआ है, वो गवर्नमेंट ने 28% से 28% से 18% जो शिफ्ट करवाया है, गवर्नमेंट ने एकदम मैंडेटरी किया है कि भाई 18 कस्टमर के पास पहुंचना ही पहुंचना चाहिए 18%, उस पे कोई चेंज नहीं करेगा, ये मैंडेटरी किया है। तो इन केसेस में जहां पे प्राइस बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी प्राइस बहुत सेंसिटिव होता है, तब एक कंसल्टेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सेस लेवल को कॉन्फ़िगर करके वो ये डिसाइड कर सकता है कि जो यूजर सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा है उसको कितना कंट्रोल मिले इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप पे। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, इस पे अभी इस पे एक्चुअली कोई ये भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, तो एसएपी अभी भी इस पे काम कर रहा है शायद से। बट इन जनरल जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज देखी है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूजर, यूजर कितने हायर पोजीशन का यूजर है, उसके हिसाब से हम उसको पर्टिकुलर कंडीशन टाइप का एक्सेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप जब प्रोजेक्ट्स में जाओगे तब आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, और उसको हर एक यूजर पे हम असाइन कर सकते हैं। वो यूजर पे असाइन करने का काम एक्चुअली हमारा नहीं है, वो बेसिस टीम का काम होता है। पर उसको उस पर्टिकुलर यूजर को ये एक्सेस नंबर असाइन करके हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस कंडीशन टाइप को आप मैन्युअली छेड़ सकते हो, या किस कंडीशन टाइप को आप इवन देखने का भी एक्सेस नहीं हो तो हम देखने का भी एक्सेस हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर एक पर्टिकुलर कंडीशन टाइप अगर यूजर को दिखाना ही नहीं है। अगर मान लो कस्टमर, आपका एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत प्रीमियम है, डायमंड्स मान लो बेचता है फॉर एग्जांपल, या गोल्ड बेचता है, आप नहीं चाहते हो कि यूजर भी प्राइस देखे इसका, बस यूजर को इतना पता हो कि फाइनल ग्रैंड टोटल कितना है, बाकी कंडीशन लेवल पे क्या क्या प्राइस लग रही है, ये अगर आपको यूजर को नहीं बताना है, कंट्रोल करना है, तो ये पर्टिकुलर कॉलम यूज होता है। ये जो दो कॉलम्स है, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन फिर से एक रेस किया जाता है इंटरव्यूअर की तरफ से कि दो कॉलम्स कौन से ऐड किए हैं लेटेस्ट एसएपी S4 HANA में, तो इसके आंसर ये दो होंगे, एक्यूरल्स और एक्सेस लेवल्स। और उसका एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दिया है, उतना ही अगर आप बोलोगे दैट इज मोर देन इनफ। ये अगेन मैं कहता हूं, दिस कॉलम इज यूज्ड इन रिबेट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंडीशन टाइप फ्यूचर में रिबेटेबल हो, मतलब उसकी प्राइस आपको वापस देनी पड़ सके, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं एक्यूरल्स में। और यहाँ पे अगर किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना हो, किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना हो ताकि वो किसी कंडीशन टाइप को की प्राइस देखे या ना देखे, या कंट्रोल कर सके या ना कंट्रोल कर सके, उसको यहाँ पे एक्सेस लेवल पे डिफाइन करते हैं। एक्सेस लेवल का डिफाइन करने के बाद बेसिस टीम असाइन करती है, ये जो भी एक्सेस लेवल आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, वो यूजर का यूजर आईडी, एसएपी यूजर आईडी होता है, उसके ऊपर वो असाइन कर देते हैं, ताकि हम उनके कंडीशन टाइप के देखने के ऑप्शंस को हम लिमिट कर सके। ये रहे सारे टोटल 17 स्टेप्स जितने आप देख रहे हो, राइट फ्रॉम स्टेप नंबर टू योर यूजर का जो एक्सेस लेवल, ये आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए, या एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन टाइप क्या रिएक्शन करता है। और इसमें से मुझसे अगर मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू अगर मैं बताऊं, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का डिस्कशन खाली इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर हुआ था इंटरव्यूअर के साथ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार गो थ्रू कीजिए, और अपने आप से भी इसको टेस्ट करके, एक तो हम एग्जांपल अभी करेंगे, पर अपने आप से भी टेस्ट करके मैं चाहता हूं कि आप खेलिए इसके साथ, देखिए कि क्या होता है कि मैं बस इस पर्टिकुलर सेक्शन को अभी
बेसिकली यहाँ से सब टोटल से यहाँ तक चेंज मत करना। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये वाले फील्ड्स होने चाहिए, फ्रॉम टू, यहाँ से लेकर प्रिंट टाइप। अभी अगर आप इसको चेंज भी करोगे तो आपको इम्पैक्ट नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमने आउटपुट डिटर्मिनेशन अभी तक सीखा नहीं है। तो यहाँ तक अगर आप चेंज करके देखोगे, आई एक्सपेक्ट एवरीवन कि यहाँ तक हम आप प्रैक्टिस करो। बाकी जैसे जैसे टॉपिक्स हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ये वाले सेक्शंस भी और आपको क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद जो जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट के लेवल का जो फाइनल स्टेप है वो है अकाउंट डिटर्मिनेशन। सॉरी, नॉट अकाउंट डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन मेरे दिमाग में रह गया। प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन हम स्टार्टिंग में, जब अगर आपको याद होगा आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, वहां पे प्राइसिंग प्रोसीजर नॉट डिफाइन करके एक बहुत कॉमन एरर कई लोगों को आया, और उस टाइम पे मैंने बोला था अगर ये एरर आ रहा है तो आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, सही से आपके सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो गए हैं। तो उसी का ही सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुका हूँ, which is nothing but pricing procedure determination. Pricing procedure determination again कैसे होता है? Sales area plus document pricing procedure plus customer pricing procedure, और जो आपने अपना खुद का pricing procedure बनाया है वो यहाँ पे usually आता है। उस टाइम पे मैंने बोला था कि RVAA01 यूज करो, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने अब उल्टा एक बार ये जितने भी स्टेप्स हमने देखे, अब एक तरीके से उल्टा रीड करते हैं, मतलब फ्रॉम स्टेप लास्ट से लेकर स्टेप फर्स्ट तक। इसके बाद वो फाइनल स्टेप, बाय द वे, ये है, दिस इज द सेमीफाइनल स्टेप। कंसल्टिंग पर्पस के लिए फाइनल स्टेप है। जो यूजर, मैंने कहा था आखिरी स्टेप होता है यूजर एग्जीक्यूट करेगा, वो एक बार क्विकली देख लेते हैं। एक नया रिकॉर्ड ही क्रिएट करते हैं। VK11 इज द टी कोड। VK11 में जाने के बाद मान लो कि मुझे PR00 कंडीशन टाइप में, यहाँ पे बेसिकली VK11, VK12, VK13 में हम एक्चुअली प्राइस या कितना डिस्काउंट देना है उसका परसेंटेज, जैसे भी कॉन्फ़िगर्ड है हमारा कंडीशन टाइप, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारा एक्सेस सीक्वेंस दिखता है। किस एक्सेस सीक्वेंस में आपको क्या क्या प्राइस डालनी है वो फ्लेक्सिबिलिटी SAP हमें देता है। अगर इस पर्टिकुलर एक्सेस सीक्वेंस की वैल्यू डाली तो अगेन गो थ्रू दैट एक्सेस सीक्वेंस वाला डिस्कशन की कौन सी प्राइस कैसे उठाएगा, तो वो ही सेम लॉजिक यहाँ पे वैलिड है। अगर मैं इसके अंदर गया, मान लो यहाँ पे मुझे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कस्टमर डालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे मटेरियल और उसका अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है। ये तो हमारे स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ। लेट मी जस्ट सी, एक सेल्स ऑर्डर खुला ही था ना, वहां से मैं वैल्यू लेके डाल देता हूँ। PR00, इसकी मैंने डिलीट की थी वैल्यू, यही वापस डाल देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये फील्ड्स कैसे आए? अगेन एक्सेस सीक्वेंस से आए बाय द वे ये फील्ड। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है जो भी हमने स्टेप्स अभी तक देखे। 10 अपना मटेरियल क्या था, दिस वाज द मटेरियल, उसकी वैल्यू, एंटर, ये उसकी वैल्यू आ गई एंड सेव। बट मुझे ये फीचर अभी आपको दिखाना नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, VK12 में वापस मैं जाऊंगा, वापस इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और जो मैंने क्रिएट किया है उसको एक बार व्यू करते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या हमें ऑप्शंस है हमारे पास। ये मैंने एंट्री अभी क्रिएट की थी जस्ट नाउ। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हेडर डेटा करके है, विच गिव्स यू हेडर लेवल का इंफॉर्मेशन कि कब से कब तक ये वैलिड है, ये कब से कब तक वैलिड है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि कई बार ऐसे सिनेरियोज आपके सामने आएंगे कि कस्टमर 2025 में एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक पर्टिकुलर प्राइस रख रहा है, पर 2026 में जैसे जनवरी 2026 हो जाएगा तो 10%
उसको प्राइस बढ़ानी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उसमें ये वैलिडिटी वाला ये जो पॉइंट है वो बहुत काम में आएगा। तो वैलिड टू अगर मैं December 31st 2025 कर दूंगा और एक नया एंट्री बनाऊंगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2026 वाली डेट से, तो जैसे 31 दिसंबर के तुरंत बाद ऑटोमेटिकली वो इसको कंसिडर नहीं करेगा और नई एंट्री को कंसिडर करेगा जहां से 1 जनवरी की वैल्यू हमने रखी है। जो मुझे आपको दिखाना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है ये स्केल्स करके। अगर मैं स्केल्स को क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऑप्शंस है स्केलिंग के। अब ये एग्जैक्टली स्केल है क्या? आपको अगर याद होगा मैंने किसी एक डिस्कशन में किसी एक क्लास में पिछले हफ्ते ये बताया था आपको कि एक एग्जांपल देके बताया था बल्कि कि अगर मान लो कि 100 रुपए तक आप 100 रुपए का ही एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि 100 रुपए तक आपने कुछ खरीदा प्रोडक्ट, तो आपको उसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट अगर आपने 200 रुपए से 100 रुपए से ऊपर अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको वो 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो वैसे सिनेरियोस सेटअप करने के लिए हम ये पर्टिकुलर स्केल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं कि स्केल रख दिया कि एक क्वांटिटी तक या एक प्राइस तक एक सर्टेन अमाउंट होगा, अगर उसके ऊपर कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया तो कुछ और प्राइस होगा। ये कहां से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द मेन कंट्रोल डिसाइडिंग फैक्टर कि कहां से ये आया है, और ये कहां से आया है आपके कंडीशन रिकॉर्ड के कॉन्फ़िगरेशन से। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्वांटिटी स्केल और असेंडिंग डिसेंडिंग का। अब एक बार जब कंडीशन टाइप आप देखोगे वापस तो आपको ये रियलाइज होगा कि यहाँ वो वाला कॉन्फ़िग यहाँ पे उठ के आता है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम वन, अब यहाँ पे क्वांटिटी स्केल है, क्वांटिटी स्केल मतलब क्वांटिटी के हिसाब से फ्रॉम 1, एक मिनट, फ्रॉम 1 टू अगर किसी ने एक मंगाया तो 200 रुपए भरने पड़ेंगे पर यूनिट। पर अगर किसी ने 100 क्वांटिटी मंगाए हैं तो उसको सिर्फ 150 रुपए भरने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट स्केल मींस। तो ऐसे हम स्केल रख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। जब हम अपना खुद का सेटअप करेंगे तब हम एक एग्जांपल स्केल का भी देखेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आज तक फेस नहीं किया है, बट दिस इज अ वेरी गुड टू नो फीचर और बहुत काम में आएगा जब आप एक्चुअल लाइफ प्रोजेक्ट्स में करने के लिए जाओगे। लेट्स डू अ समरी जो हमने अभी तक थियोरी में पढ़ा, बट इस बार हम उल्टा देखेंगे। अब अभी हमने फील्ड कैटलॉग से लेकर VK11 तक हमने सारे सेटिंग्स देखे। अब हम एक बार उल्टा देखते हैं कि क्या होता है, और उल्टा क्यों बता रहा हूं वो भी हम एक बार वो भी आपको मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, VK उल्टा देख रहे हैं हम अभी। VK11, VK12, VK13 में प्राइस मेंटेन की फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन टाइप। ये पर्टिकुलर प्राइस जो हमने मेंटेन की है वो सेल्स डॉक्यूमेंट पिकअप कैसे करता है, प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन, which is nothing but your sales area plus document pricing procedure plus customer pricing procedure। इसका डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर है। this is nothing but your condition record maintenance। इसके ऊपर क्या था, पॉइंट नंबर 3, प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएशन, जो सेल्स डॉक्यूमेंट जो प्राइस उठाता है उसमें क्या क्या कंडीशन टाइप आएंगे, कैसे कैसे कंडीशन टाइप आएंगे, उसका सेटअप कैसे होगा, दैट इज नथिंग बट योर प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएशन।
प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएशन से पहले का स्टेप कौन सा था, कोई बता सकता है मुझे? प्राइसिंग कंडीशन टाइप हाँ, कंडीशन टाइप क्रिएशन। कंडीशन टाइप क्रिएशन जहां पे हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो प्राइसिंग प्रोसीजर में हमने कंडीशन टाइप डाले हैं वो कैसे बिहेव कैसे कर रहे हैं, क्या वो डिस्काउंट बिहेव कर रहा है, टैक्स, सरचार्ज, प्राइस कैसे बिहेव कर रहे हैं, और उसके और भी सब बहुत सीक्वेंस सारे हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखे। उसके ऊपर कोई मुझे बता सकता है? सीक्वेंस उसको हम हेलो एक्सेस सीक्वेंस बोलते हैं। एक्सेस सीक्वेंस कंडीशन टेबल उसके पहले 7th इज कंडीशन टेबल फील्ड कैटलॉग and the final one is field catalog. Exactly. Field catalog. ओके ये मैंने उल्टा क्यों लिखा? मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने फील्ड कैटलॉग से लेकर यहाँ पे ऊपर तक चला गया, पर अब मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि फ्रॉम अ कंसल्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जब आप प्राइसिंग सेटअप करने जाते हो तो हमेशा फील्ड कैटलॉग से आप स्टार्ट करोगे और ऊपर की तरफ जाओगे इन दिस केस। बट एक बार जब ये कोई भी प्राइसिंग आपका पूरा A to Z सेटअप हो जाता है तो सिस्टम जैसे रीड करता है प्राइस, वो हमेशा उल्टा रीड करेगा। तो सबसे पहले ये रीड करेगा, फिर इससे यहाँ पे जाएगा, इससे यहाँ पे जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिस्टम जो कैलकुलेशन करता है, जहाँ सिस्टम की कोडिंग जैसे हो रखी है वो ऐसे हो रखी है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, बट एज अ कंसल्टेंट आपको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, एक ही सीक्वेंस आप पकड़ो। फील्ड कैटलॉग मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि फील्ड कैटलॉग से लेकर कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेनेंस तक का, और उसको आप बाय हार्ट ये पूरा अच्छे से जितना मैंने एटलीस्ट बताया, बहुत सारे इसमें छोटे मोटे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है, मैंने आपको जो मेन कॉन्फ़िग बताया है वो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। कल हम फिर से इन सारे स्टेप्स में जाएंगे और एक बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे और अपना खुद का प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको अपने सेल्स डॉक्यूमेंट में लेके आएंगे, पूरा ब्रांड न्यू एकदम जीरो से हम प्राइसिंग प्रोसीजर अपना बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्या कंडीशन रिकॉर्ड पिकअप करेगा कि नहीं करेगा, हमारा सेल्स डॉक्यूमेंट क्या वो प्राइस पिकअप करेगा कि नहीं करेगा। तो उससे आपको एक वॉक थ्रू मिल जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशंस कैसे किया जाता है। अभी तक हमने पूरा, अब जाके प्राइसिंग का पूरा थियरी हमने कवर किया, हमें पूरा 1 हफ्ता लग गया एक पूरे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करने के लिए। एनी डाउट? सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे वो मैंने एक सेल डॉक्यूमेंट क्रिएट करा तो उसके बाद जब मैं उसकी कंडीशन में जाता हूँ तो सर PR00 का ही ऑप्शन आता है उसमें, जैसे SKTO या VPRS जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे हुए हैं वैसा कोई वो नहीं आता। तो वो कंडीशन कहाँ से लगती है वो, मतलब कि आपने जो बताया था उसमें ऐड करने का भी ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आया था सर, कोई और बता सकते हो? बेसिकली क्या करना है आपका, अभी तक अगर आपने ये कॉन्फ़िग नहीं किया है पूरा तो ऑब्वियस है कि प्राइस आपके हिसाब से नहीं आएगी, या जो स्टैंडर्ड सेटिंग सिस्टम में है उसके हिसाब से प्राइस उठ के आएगी। जब कोई भी ऐसी प्राइस उठ के आती है जिसका ये कंडीशन टेक्निक आपने डिजाइन नहीं किया है, तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बार बार बाय द वे दिखा चुका हूँ। इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ जाओ डायरेक्ट। इस पर्टिकुलर स्क्रीन से आपको यहाँ पे सारे कंडीशन टाइप दिखेंगे, कुछ है कुछ नहीं है, या एक है या कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली इसके एनालिसिस में जाओ। इसके एनालिसिस से आपको दो चीजें पता लगेंगी, दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज। वो है कि इसका प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, पहली बात। दूसरा, क्या क्या कंडीशन टाइप ये पिकअप कर रहा है या नहीं कर रहा है।
कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। जैसे PR00 में अगर मैं गया तो यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड करके लिखा हुआ है, बट नीचे अगर आप देखोगे क्यों कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड, क्योंकि मैंने मैन्युअली यहाँ पे PR00 डाला था, बट ये कंडीशन रिकॉर्ड से नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, यहाँ पे डिलीटेड लिखा हुआ है। वो तो मैंने अब जाके मेंटेन किया है। तो अगर मैं नया सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा तो ये कंडीशन रिकॉर्ड से पिकअप करेगा। तो आपको दो चीजें पता लग रही है, एक तो प्राइसिंग प्रोसीजर, दूसरा आपका कौन सा कंडीशन टाइप मेंटेन्ड है नहीं है, या उसका बेसिकली स्टेटस। सर एक बार आपको प्राइसिंग प्रोसीजर पता लग जाता है तो प्राइसिंग प्रोसीजर में ऑब्वियसली ये सारे कंडीशन टाइप आपको मिल जाएंगे। VOK0 में जाके आप चेक करो, वहां पे जाने के बाद उनके सेटिंग्स देखो, जो जो मैंने सेटिंग्स अभी तक बताए, 16 कॉलम 17 कॉलम्स जो मैंने बताए, उनके सेटिंग्स को समझने की कोशिश करो, क्या एक्टिव है क्या नहीं एक्टिव है। उसके बाद एक बार उसको गो थ्रू करने के बाद हर एक कंडीशन टाइप में जाओ, जहां पे हमने कंडीशन टाइप को कॉन्फ़िगर किया, और वहां पे सेटिंग्स देखो कि वो सेटिंग्स कैसे हो रखे हैं। तब जाके आपको क्लियर होगा, बस उतना ही किया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे करंट डॉक्यूमेंट में क्या एलिमेंट, कंडीशन टाइप का कौन सा एलिमेंट आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। सर सर ये लेकिन जैसे आप एनालिसिस में इतने एनालिसिस सारे ऑप्शंस कहाँ से आ गए? मतलब मैं ऑटोमेटिकली है जब क्या सिस्टम की तरफ से? हाँ, ये सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिक फंक्शन है। आपने एक सर बार मैंने सेल्स जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, देखो दो दो जगह पे, दो फिर से मैं बताता हूँ, दो जगह पे प्राइसिंग एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। एक है ऑन द लाइन आइटम बेसिस, लाइन आइटम को डबल क्लिक करने के बाद, और दूसरा है हेडर लेवल पे। वो ऑप्शन, एनालिसिस वाला ऑप्शन हेडर लेवल पे नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मैं गया तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, वो आपको हमेशा लाइन आइटम पे मिलता है। तो ये जो एनालिसिस होता है वो लाइन आइटम वाइज आपको करना पड़ता है, और यही सही तरीका है। हर एक लाइन आइटम लेवल पे अगर मैं एनालिसिस करूं तो मुझे और क्लैरिटी मिलेगी कि हर एक मटेरियल का प्राइस पिकअप हुआ तो हुआ कैसे, रेदर देन अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता है एनालिसिस का, तो अगर 10-50 मटेरियल में ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि ऑन पर मटेरियल बेसिस मुझे मतलब कैसे प्राइस पिकअप हो रहा है ये एनालिसिस करने का। क्योंकि हम लाइन आइटम लेवल पे एनालिसिस करते हैं तो हमें काफी आसानी हो जाती है, भले ही आपको मल्टीपल लाइन आइटम कंटिन्यूअसली एनालिसिस करना पड़ सकता है कि लाइन आइटम 10 अभी किया, 20 बाद में किया, फिर 30 किया, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम हो सकता है। बट वही एक सही तरीका है पूरे प्राइस के कंपोनेंट्स को एनालिसिस करने का, ऑन पर मटेरियल बेसिस पे कैसे पिकअप होता है। तो वो हमेशा आपको लाइन आइटम वाइज ही मिलेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके कंडीशंस में जाके। सर सर लेकिन मैंने जो एक ऑर्डर क्रिएट किया है 149, उसमें भी मैंने एनालिसिस में गया था मैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस नहीं है सर। सर आप एक बार ऑर्डर ओपन करिए 149। इसमें होगा क्या, लेट्स सी। नहीं सर्वर है अलग है। सर। एक बार कोई सेल ऑर्डर खोलना सर, उसमें प्राइसिंग उसमें जाना, वो जो आपने दिखाया था ना डिलीट वो शो कर रहा था। क्या करना है? एनालिसिस एनालिसिस में सर जाइए। सर ये 10 PR00 पे, ये 10 वाले पे सर, ये डिलीट जो है आप बता रहे थे कि आपने कंडीशनल रिकॉर्ड PR00 में नहीं डाला ना? कंडीशन रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था मैंने, कंडीशन रिकॉर्ड ठीक से है वीके 12 में जाके डिलीट कर दिया था मैंने, सर। इसलिए नहीं आ रहा है। तो पर अगर मैं बैक करना सेम सर। सेम अगर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूं तो अभी मैंने 200 मेंटेन किया है वहां पे, तो 200 आएगा 100 की जगह पे। नहीं, ये 0 10 है, ये टेबल है ना सर, ये तो कंडीशन टेबल। और 10 कौन 20 30 PR00 के अंदर जो एनालिसिस कहाँ पे? खोलना सर, एनालिसिस खोलना। जैसे ये ये आप कह रहे हो? PR, हाँ ये PR00 ये तो आपका ये सीक्वेंस हो गया सारे, ये।
अगर एक आप टेबल है थोड़ा सा आप देखोगे तो ये कंडीशन टेबल है ना, कंडीशन टेबल सही कह रहे हो आप, कंडीशन टेबल ही है, बट उससे बेटर आंसर है ये एक्सेस सीक्वेंस है एक तरीके से। एक्सेस के तो PR00 है ना सर अपना। एक्सेस सीक्वेंस इज नॉट PR00, PR00 इज कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप तो एक्सेस सीक्वेंस अपना क्या PR02 ये है। हाँ ये सिस्टम जनरेटेड है, इसको आप इग्नोर मारो। अभी के लिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला नहीं है ये क्या है एग्जैक्टली। आप खाली ये 010 है, 020 है, 030 है, 040 है, आप यही मान के चलो कि दिस इज नथिंग बट योर एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस कंडीशन टेबल से आता है, जो कि आपने जो आंसर दिया वो सही था। बट कंडीशन टेबल हम जब बोलते हैं तो खाली एक एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की। एक्सेस सीक्वेंस क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशन टेबल एक साथ जब आते हैं तब एक्सेस सीक्वेंस बनता है। और ऑब्वियसली अगर आप स्टेप्स में देखोगे या आप कंडीशन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे तो हम वहां पे कंडीशन टेबल को कंडीशन टाइप में कंडीशन टेबल नहीं डालते, एक्सेस सीक्वेंस डालते हैं, अगर आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो। VK11 में तो VK11 कंडीशन में टेबल नहीं, VOK0 में। नहीं। इसका प्राइस खाली मेंटेन करने के लिए आपको VK11 में जाना ठीक है पड़ेगा। सर, VK11 जाना पड़ेगा। अब जैसे डिलीट यहाँ पे शो कर रहा है, आपने डिलीट कर दिया इसलिए शो नहीं कर रहा। बाकी हम लोगों ने जो प्राइस मेंटेन की थी वो कस्टमर मटेरियल पे डाली थी, है ना कि और बाकी ये वाली जो प्राइसेस है 20, 30, 40 इसका हम लोग अगर हम लोग मेंटेन करें तो कैसे मेंटेन करेंगे PR00 के अंदर? वो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, उन्हीं में जाके करते हैं क्या? क्या क्या है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन? जैसे VK11 आप ओपन करेंगे तो अपने को ये चारों ऑप्शन दिखेंगे 10, 20, 30 एंड 40 अगर PR00 डालते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला चूज किया था इसलिए मतलब ये शो कर रहा है। अगर हम इस वाले में सेकंड राइट। वाले में डालते हैं तो ये चूज करेगा, ये दिखेगा। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। और बट ध्यान रखना कि अगर मैं इसके एनालिसिस में देखूं तो यहाँ पे देखो एक येलो बॉक्स है। हम्म, इसका ये मतलब है कि प्राइस लिस्ट टाइप करके कहीं पे फील्ड है वो मेंटेन्ड नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्राइस मेंटेन करूंगा भी, क्योंकि यहाँ पे इनसफिशिएंट डेटा है तो ये प्राइस पिकअप नहीं करेगा अच्छा जब तक ये वैल्यू मैं ढूंढ के फिल ना कर दूं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइस लिस्ट टाइप डाला तो सही आपने, पर ये आती कहाँ से है वैल्यू? क्या ये डॉक्यूमेंट जो आपने VA01 में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वहीं पे कोई फील्ड है, या किसी कस्टमर मास्टर से आता है, या मटेरियल मास्टर से आता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये पता कैसे करेंगे सर, ये कहाँ से आ रहा है अभी? ये आपको पता होना चाहिए। ये आप पता अच्छा कैसे करेंगे इज नॉट दी मतलब दैट वो फ्लेक्सिबिलिटी एसएपी ने हमें नहीं दिया है, ये आपको इनर्टली पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम पता नहीं कर पाएंगे लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ना। हाँ सर वो ये एबअप का एरर आ रहा है सेल्स ऑर्डर जो ओपन कर रहे होते हैं। क्या आ रहा है? एबअप रन टाइम एरर डिस्क्रिप्शन टू एक्सेप्शन। दिखाओ, सेम एरर शेयर सर करके मेरा भी आ दिखाओ, रहा है। शेयर करके दिखाओ। हाँ सर। मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा अनशेयर कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्विकली, और मैं 2 मिनट और लूंगा।